ओके, हमने लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी पढ़ ली थी, डिस्टेंस पढ़ ली थी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, स्पीड पढ़ ली थी, इन सब के डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। हमने पढ़ लिया था कि जो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देती है, ठीक है। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो होती है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। आइए कुछ और सवाल उसके कंटिन्यूशन में करते हैं अपन। और यस, द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पूछी है हमसे एक कंप्लीट साइकिल रेडियस, यानी सर्किल के एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पूछी है। तो अगर कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो अगर स्पीड की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हो जाएगा 2πr/t। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक बॉय जो है 2 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस कवर करता है 2.5 किलोमीटर की स्पीड से और वापस आता है 0.5 किलोमीटर की स्पीड से। देखिए मैं जितने भी सवाल दे रहा हूँ सबसे अच्छी तरीका ये होगा कि आप इसको वीडियो को पॉज करें, उन सवालों को खुद ट्राई करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको इन लेक्चर को देखने के बाद सीधे आपने जो भी आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास मटेरियल आप उसको सीधा सॉल्व कर सकें। और आजकल जो मटेरियल होता है ना बिल्कुल वो सेक्शन वाइज जमा हुआ होता है। तो अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अलग सेक्शन होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सब के ऊपर अलग सेक्शन होगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके ऊपर अलग सेक्शन होगा, फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, उसके ऊपर अलग सेक्शन होगा, फिर हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। तो हम एक एक लेक्चर में करीब करीब हमारा एक पूरा सेक्शन कंप्लीट होता जा रहा है ताकि आप उस सेक्शन के ऊपर जितने भी सवाल हैं वो सब आप उसका अटेम्प्ट कर सकें। और अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लिया और अच्छी तरह से इसके सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो 95% सवाल आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाने चाहिए। तो देखिए ए से बी की डिस्टेंस, ये ए से बी की डिस्टेंस है और यहाँ पर शुरू में चल रहा है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ, फिर वापस जा रहा है वो 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस सेम है तो हम इसमें सिंपल सा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे 2uv/u+v, 2 × 5/2 × 1/2/3। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.8 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये असर्शन रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरेज स्पीड मींस द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर टू द टाइम इलैप्स्ड। एवरेज स्पीड का मतलब यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी समय ये बोल रहा है हाउएवर सेम टाइम द फ्रेज एवरेज स्पीड कैन मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड जो होती है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें मालूम है ये होता है। ये बोल रहा है कि क्या एवरेज स्पीड हो सकती है, जो एवरेज स्पीड हो सकती है क्या दैट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है क्या, और नहीं तो क्या रीजंस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए ये हर केस में नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर हो सकता है जब रेक्टिलिनियर मोशन हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन हो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है नो है, ठीक है। ये असर्शन रीजनिंग का बहुत बढ़िया एक सवाल बनता है। आइए अब अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम बोलते हैं ना कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं, कार को एक्सेलरेट करना मतलब है कि इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। कई होती है गाड़ियाँ होती है जो 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, बोलते हैं कि 2 सेकंड में पूरी कर लेती है। तो यानी कि उस गाड़ी का एक्सेलरेशन बहुत तेज है, बहुत जल्दी से उसको एक्सेलरेट कर लेती है। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन में होती है। जहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और अपन चेंज इन वेलोसिटी जो होता है बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आइए कैसे कर सकते हैं। अपन सिर्फ डायरेक्शन में चेंज करके भी, जब डायरेक्शन में चेंज करके भी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई बॉडी इधर जा रही है और अगर आपने इसकी परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है अगर आपको
वेलोसिटी चेंज करनी है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है। अगर वेलोसिटी की आपकी कोई बॉडी इधर जा रही है और आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, जब मान लीजिए एक कार है, ये कार ऐसे जा रही है, ठीक है, ऑलरेडी जैसे जा रही है, और आपने इसमें पीछे से और फोर्स लगा दिया, तो अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो वेलोसिटी चेंज होगी सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बिकॉज आपने पैरेलल फोर्स लगाया है। पैरेलल लगाया या एंटी पैरेलल लगाया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। लेकिन आप जब दोनों को चेंज कर रहे होते हैं, तो जो आपका फोर्स लगता है वो नेट एक्सेलरेशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये हम सर्कुलर मोशन में ज़रा डिटेल से देखेंगे। तो अभी हमारे लिए जो चीज़ समझने की बात है कि इट इज़ ए चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे लिए समझने की बात है। आइए, अब तीन तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? v = ds/dt। इसी तरह अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ेंगे a = dv/dt। चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है इसलिए अपन इसके आगे वेक्टर लिख देंगे dv/dt, ठीक है। और इसी तरह से अपने वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी। अपने एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ी थी, आपको याद हो तो ΔS/ΔT, या अपने वेलोसिटी के लिए बोला था तो ΔR/ΔT बोला था, ठीक है, वेक्टर के लिए। तो यहाँ पर भी अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ΔV/ΔT, ठीक है। अगेन सेम चीज़ है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट, एक डेफिनेट टाइम लिमिट के लिए भी बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का दोनों सेम रहता है तो इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक पार्टिकल, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ऐसा सर्कुलर मोशन के केस में होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काम कर रहा है, सॉरी पैराबोलिक मोशन में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा होता है और बॉडी का पैराबोलिक मोशन होता है। जनरली दिमाग में ये आता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक और बहुत अच्छा केस हो सकता है पैराबोलिक मोशन। देखिए पैराबोलिक मोशन कैसे होता है, हालांकि अपन इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे। जब ये पैराबोलिक मोशन होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होता है, हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, उसकी तो वैल्यू पे कोई चेंज होता ही नहीं है। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है AY जो होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, बिकॉज हम इसको प्रोजेक्टाइल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। AY = -g होता है और AX हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है जो 0 होता है। तो आप देखिए कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन तब भी बॉडी का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। और इसको हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई भी एक चीज चेंज हो रही हो तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटीज की डायमेंशन L1t-2 है, ठीक है, और यूनिट मीटर/सेकंड² है। इफ एक्सेलरेशन, ओके, सो हम देखेंगे अगर एक्सेलरेशन 0 होता है, अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता ही क्या है, dv/dt। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मतलब होगा मोशन यूनिफॉर्म होगा। हाउएवर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन हैज गॉट सम वैल्यू, एक्सेलरेशन की सम वैल्यू है, अगर एक्सेलरेशन की सम वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एक्सेलरेशन 0 यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मोशन नॉन यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और 0 भी नहीं है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है तो मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। आई थिंक दिस शुड हैव कवर्ड। फोर्स ऑफ मास m देन बाय न्यूटन्स लॉ A = F/m, ठीक है। अच्छा, बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वेलोसिटी होती है ds/dt, ठीक है। एक्सेलरेशन हो जाता है d²/s/dt², ठीक है। हमें मालूम है कि वेलोसिटी हो जाती है ds/dt, ठीक है, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो d/dt, v की वैल्यू रख ली अपन ds/dt, तो ये हो जाएगा d²s/dt², ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करना हो तो d²s/dt² होता है, लेकिन एक्सेलरेशन की एक और फॉर्म होती है, हमें मालूम है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, तो मैं dv/dt एज इट इज रखता हूँ और ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ds से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया
ठीक है, तो या मैंने dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो एक्सेलरेशन हो गया मेरा a इक्वल टू, अच्छा ds बाई dt तो वेलोसिटी हो गया, और ये बच गया जो dv बाई ds हो गया। तो ये दो फॉर्म होती है एक्सेलरेशन की जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली फॉर्म है d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर, और दूसरी फॉर्म है a इक्वल टू v dv बाई ds। ये दो फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, या अगर ये वीटी है, वीटी ग्राफ का स्लोप है, इसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसका स्लोप 0 होगा ना, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। अगर वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ इस तरह से, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अगर वीटी ग्राफ का स्लोप डाउनवर्ड्स है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ एटी कर्व, स्लोप ऑफ एटी कर्व के बारे में लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ एटी कर्व का हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, सर आपने एक्सटी कर्व के स्लोप के बारे में बोल दिया वेलोसिटी होती है, आपने बोल दिया वीटी कर्व का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन होता है, लेकिन सर एटी कर्व के स्लोप का क्या होता है उसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद टाइम, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो हमारी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, लेकिन हम जब गाड़ी पे ब्रेक लगा रहे होते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, तो उस समय हम नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहे होते हैं और उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्वेश्चन आ गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन एट द टाइम t इज गिवन बाय दिस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। तो देखिए x इक्वल टू दे रखा है a0 माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर, है ना। हमें इसका एक्सेलरेशन निकालता है, वो होता है ds बाई dt, तो माइनस a1 प्लस 2a2 इंटू टी, ठीक है। ये हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वापस बोलूंगा कि आप एक बार मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर जरूर देखिए, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ पर ये 2a2 हो गया, तो आंसर आ गया 2a2। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, आप इस तरह के सवाल बहुत आएंगे, तो बताइए कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी, क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो x इक्वल टू के टी स्क्वायर हो गया। अब वेलोसिटी हो जाएगी dx बाई dt, तो वो हो जाएगा 2kt, यानी कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t। एक रिजल्ट तो ये आ गया। एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एक बार डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा, वो हो जाएगा 2k, यानी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 0, यानी कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी सही है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t, ये भी सही है। देखिए, हम यहाँ पर आपको मल्टीपल तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। कई बार बच्चा होता है ना कि जस्ट इनकेस अगर नीट का आपका पैटर्न चेंज हो जाता है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट बन सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। इस बार पेपर को इजी देखते हुए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शायद इस तरह का पेपर इंट्रोड्यूस करेगी जो थोड़ा सा टफ बने, तो यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस पार्टिकल, दिस सो एंड सो, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, लिख लेते हैं x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, तो वेलोसिटी हो गया 4t प्लस 1, तो एक्सेलरेशन हो गया 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, टाइम पे वैल्यू नहीं, तो इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। Acceleration, a particle along the x-axis is moving such that its x-coordinate varies with time, x equal to 2 minus 5t plus 6t square. The initial velocity and acceleration of the particle will be given by this. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी पूछी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो अगेन x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर है, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे अपन dx बाई dt, हो जाएगी माइनस 5 प्लस 12t। हमसे क्या पूछा? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू माइनस 5। इनिशियल वेलोसिटी पूछी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ही होता है t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पुट करते इनिशियल वेलोसिटी आ गई माइनस 5। अब हमसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो माइनस 5 एंड 12 मीटर, ये है ना, ये सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, सब सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। ओके, अब अगेन बहुत सारी प्रैक्टिस आपके लिए क्वेश्चंस के लेके आ रहे हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम इज वेरी दिस at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 एट द टाइम, तो x इक्वल टू दे रखा है आपको at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। अब आपसे पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालिए, तो वेलोसिटी निकाल जाएंगे 280 माइनस 3 bt स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2
2a माइनस 6bt, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब इसको जीरो करना है तो जीरो कर दीजिए। जीरो करने के बाद क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन 6b विच इज a अपॉन 3b। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा आंसर आ गया। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का इंटरवल इन द अबव एग्जांपल। अच्छा, पीछे एग्जांपल में ही हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हमारा निकाल लेते हैं। मतलब AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब है। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं इसको। तो हमारा जो x था वो था AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब था। ठीक है, इसका हमें t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 सेकेंड तक एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें मालूम है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा V V2 माइनस V1 अपॉन टाइम कितना है 1 से 3 यानी 2 सेकंड का, ये करना है। तो पहले तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी 2AT माइनस 3BT स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2a माइनस 3b। t इक्वल टू 3 पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2a इंटू 3 माइनस 3b t स्क्वायर 9 हो जाएगा ये। तो 2a माइनस 3b ये हो जाएगा 6a माइनस 27b। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6a माइनस 27b माइनस 2a माइनस 3b अपॉन 2। अब 6a माइनस 2a तो हो गया 4a और 27 में से 3 गया तो 24b अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 12b। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। ओके, the velocity of a moving particle varies with the displacement x equal to under root v plus 1. The acceleration of the particle x equal to 5 unit will be. देखिए हमने इसमें इतने सारे सवाल ले ली कि इसके बाद आपके पास कोई सवाल बचेंगे नहीं मेरे ख्याल से, अगर आपने इतने प्रैक्टिस कर ली तो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है हमें, तो हमने देखिए एक्सेलरेशन जो पढ़े थे दो पढ़े थे। एक तो इस पढ़े थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और एक हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर कहाँ पर हमें विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन लगाना है, कहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए अगर आपका x जो है वो t का फंक्शन है, मान लीजिए आपका x दे रहता है टी स्क्वायर प्लस 1, तो फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपका x v का फंक्शन है, जैसे कि इस सवाल में x दे रखा है, मतलब जो है x v का फंक्शन है, तो यानी कि इस सवाल में आपको नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आइए कैसे लगाते हैं। तो x इक्वल टू अंडर रूट v प्लस 1। ठीक है, हमें तो हमारी जो कोशिश है वो तो क्या निकालने की, एक तो v निकालने की, dv बाई dx निकालने की। तो यहाँ से तो अपन कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या करना है, अगर पीछे के सवाल भी देखें तो अपने पहले अपन इसको इजी करते हैं। तो इजी कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी प्लस 1, तो v इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब v एक तरफ आ गया, x एक तरफ आ गया, अब सिंपल कर सकते हैं। अब dv बाई dx निकालना है तो बहुत आसान है, dy बाई dx हो जाएगा 2x, है ना। अब तो बहुत आसान है, कितने पे निकालना है, x इक्वल टू 5 मीटर पे निकालना है। तो dv बाई dx एट x इक्वल टू 5 हो जाएगा 10, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और ये dv बाई dx की वैल्यू यहाँ से आ गई। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, हमें x इक्वल टू 5 पे पूछा, हमने x इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली, dv बाई dx भी कैलकुलेट कर लिया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 5, नहीं 24 इंटू 10, सॉरी 24 इंटू 10, है ना, ये हो जाएगा 240। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है जिसमें बहुत सारे बच्चे अटकेंगे। एक कार एक्सेलरेट करती है रेस्ट से कांस्टेंट रेट अल्फा पे। ठीक है, कांस्टेंट रेट अल्फा पे एक्सेलरेट करती है फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेटेड कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेट। इफ टोटल टाइम इलैप्स इज टी सेकेंड, द मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है हमें, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए हमें मालूम है कि ये वीटी ग्राफ है, तो इसका स्लोप जो होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। अब स्लोप जो होता है वो एक्स एक्सिस से एंगल होता है, ये मालूम है, और ये ऑलरेडी जो एंगल दे रखा है हमें tan इनवर्स अल्फा दे रखा है। आप बेसिक थोड़ी सी चीज याद रखेंगे, tan का tan इनवर्स अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा। तो हमें ये एंगल ही जो दे रखा है ना, ये एंगल जो दे रखा है tan इनवर्स अल्फा दे रखा है, हमें तो मालूम है उसका स्लोप जो होता है ना वो एक्सेलरेशन देता है। तो tan का tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू ये स्लोप कितना हो जाएगा, v मैक्सिमम अपॉन t1। ठीक है,
इसको सिंपली टर्म में हम लिख देंगे अल्फा इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन T1। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पहली लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट कि ये अल्फा कैसे आया, बिकॉज जो एंगल दे रखा है वो tan इनवर्स अल्फा दे रखा है, और हमें मालूम है स्लोप क्या होता है। अगर ये एंगल, मैं यहां पर बना देता हूं, अगर ये एंगल थीटा हो तो स्लोप होता है tan थीटा, tan होता है इसका। तो यहां पर ये एंगल दे रखा था tan इनवर्स अल्फा, तो स्लोप अभी भी इसका tan का tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और tan का tan इनवर्स होता है अल्फा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये tan इनवर्स बीटा दे रखा है, लेकिन ये जो स्लोप होता है ना जो हम पढ़ते हैं वो यहां से होता है वो, तो अगर ये tan इनवर्स बीटा है तो ये माइनस tan इनवर्स बीटा हो जाएगा, ये माइनस tan इनवर्स बीटा हो जाएगा। अब इस केस में ये माइनस tan इनवर्स बीटा है, इसका जो स्लोप निकालूंगा मैं, इसका स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, देखिए तो माइनस माइनस, अब माइनस का फिर माइनस, एक बार माइनस का फिर माइनस, ठीक है, माइनस का फिर माइनस हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है। जैसे वहां पर अल्फा हुआ था यहां पर बीटा हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका फिर एक और बार एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स माइनस अल्फा, है ना, ये इसका स्लोप हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया, माइनस tan इनवर्स अल्फा हो गया। देखिए वो याद कराने के लिए सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं ये माइनस tan इनवर्स अल्फा है, इसका मैंने स्लोप लिया वो tan हो जाएगा, tan का माइनस tan इनवर्स अल्फा। और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, पहले b मैक्सिमम थी फिर जीरो होगी, ये वेलोसिटी v मैक्सिमम थी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्सिमम, टाइम कितना है t2। तो ये देखिए tan का माइनस tan इनवर्स अल्फा ये हो जाएगा माइनस, सॉरी अल्फा नहीं है बीटा है, माइनस बीटा इक्वल टू माइनस वी मैक्सिमम अपॉन T2, ठीक है। सो फाइनली जो इक्वेशन आई, फाइनली जो इक्वेशन आई मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं। यहां पर अल्फा और बीटा जो है वो ये थोड़े से मुश्किल है याद करना, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने पूरा मैथमेटिक्स लगाई है, पर अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सीधा सवाल को याद करके जा सकते हैं कि ऐसे होता है। तो अल्फा इक्वल टू आ गया वी मैक्स अपॉन T1 और बीटा इक्वल टू आ गया वी मैक्स अपॉन T2, हमारा ये रिलेशन आ गया। अब हमसे तो सवाल में ये पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हमसे सवाल पूछा है। तो आइए अब देखते हैं क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 अपॉन T1 इक्वल टू वी मैक्स अपॉन अल्फा और 1 अपॉन T2 इक्वल टू, सॉरी दिस रिक्वायर्स अ लिटिल बिट कैलकुलेशन, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, कई बार आप या हमें v मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है, तो हम v मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, T1 इक्वल टू हो जाएगा v मैक्सिमम अपॉन अल्फा और T2 इक्वल टू भी हो जाएगा v मैक्सिमम अपॉन बीटा। मेरे ख्याल से इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू v मैक्सिमम कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो v मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा और T1 प्लस T2 तो T हो ही जाएगा टोटल टाइम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले तो ये एंगल वाली जो कलाकारी है बहुत खतरनाक कलाकारी है, ठीक है। अब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम x इक्वल टू 1 अपॉन t², ये भी थ्योरेटिकल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देन आपको बताना है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द पार्टिकल मूविंग विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, द पार्टिकल इज अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखिए s इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन t², तो वेलोसिटी हो जाएगी ds बाई dt, t की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करा तो ये आ जाएगा -2 अपॉन t की पावर 3, ठीक है, ये तो होगा वेलोसिटी। लेकिन हमसे तो पूछा है एक्सेलरेशन, हमसे तो पूछा है एक्सेलरेशन, क्या पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है कांस्टेंट आता, टाइम के साथ वेरी कर रहा, पहला तो गलत है। बाकी जो सब कुछ है वो एक्सेलरेशन के, द पार्टिकल इज कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, ना स्पीड कांस्टेंट ना वेरिएबल, ये भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, तो dv बाई dt, तो ये आपको इसका एक्सेलरेशन करना -2 d बाई dt ऑफ t की पावर -3, तो ये हो जाएगा -2 -3
और ये हो जाएगा t की पावर -4, यानी कि 6 अपॉन टी की पावर 4। तो एक्सेलरेशन हो गया 6 अपॉन टी की पावर 4। पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन नीचे जाएगा, नीचे कम होता जाएगा, ये सही लग रहा है। द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, गलत बात है, रिटार्डेशन तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब तो होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव होना, नेगेटिव दिखा क्या आपको, नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आइए, ये एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, द रिटार्डेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इफ द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द पोजीशन इज गिवन बाय दिस। आपको इसका रिटार्डेशन निकालना है। तो हमें टाइम दे रखा है ax² प्लस bx, और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, व्हाटएवर भी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें मालूम है dx/dt होता है, यहाँ तो t दे, हमें हमेशा x उस तरफ देते रहे, t इस तरफ देते रहे, और इधर बहुत सारे x दे दिए भाई, हमें x देते रहे, इधर 5t² प्लस 6t, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, dx/dt कर देते थे हम, तो ये हो जाएगा 10t प्लस 6, फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर देते थे 10 आ जाता। अब यहाँ तो इधर इतने सारे x हैं, टाइम इधर दे रखा है, बड़ा खतरनाक काम है। तो देखिए, तो सवालों की प्रैक्टिस करने से ही आता है, सवालों की प्रैक्टिस करने से आता है। और अगर आपने एक स्टोरी सुनी हो, चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी सुनी हो आपने, चाइनीज बैम्बू ट्री है ना, स्पेशल टाइप का ट्री होता है, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो 80-90 फीट लंबा ट्री होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू के 5 साल में उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। जब उसकी सीड्स लगाते हैं शुरू के 5 साल में उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, तो कई बार बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या हुआ। और फिर 5 साल जैसे ही खत्म होते हैं, अगले 6 महीने में उसकी जो ग्रोथ होती है वो 70 से 80 फुट टॉल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये शुरू के 5 साल में ऐसा नहीं उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, उसकी जो ग्रोथ होती है वो अंदर होती है, विजिबल ग्रोथ नहीं होती, वो अंदर ही अंदर अपनी फाउंडेशन तैयार कर रहा होता है। और फिर जब एक बार फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, बिकॉज अगर 70 से 80 फीट के पेड़ को संभालना है रूट्स को, तो रूट्स बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो ये आपकी रूट्स है, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करके चलेंगे ना, तो अभी आपके हो सकता है कि रिजल्ट्स नहीं दिखे, अभी आपकी कोई विजिबल ग्रोथ नहीं दिखे, पर अगर आपने चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह काम करते रहे, आपने फाउंडेशन पे काम करते रहे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे काम करते रहे, तो फिर आपको अपना रिजल्ट बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल तरीके से अच्छा दिखाई देगा। तो ये देखिए, अपन वापस इस सवाल पे आते हैं, ax² प्लस bx। देखिए, हम एक काम कर लेते हैं, हम dt/dx निकाल लेते हैं। चलो, मैं तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है, क्या होगा देखी जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस b, ठीक है। ये हम जानते हैं ये 1/v होता है भाई, वेलोसिटी होती है dx/dt, वेलोसिटी क्या होती है dx/dt, तो dt/dx क्या हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा 2x प्लस b। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2ax प्लस b की पावर -1। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हो गया होगा, 2x प्लस p की पावर -1, ठीक है। हम हमें निकालना है रिटार्डेशन। अच्छा, आगे ना आप देखिए, हमें वेलोसिटी मिल गई, लेकिन वेलोसिटी मिली हमें x की टर्म्स में। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले थे, एक तो था v = v dv/dx, एक था हमारा d²x/dt²। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, एक्सेलरेशन = v dv/dx। तो एक्सेलरेशन = v dv/dx, तो v कितना है 2ax प्लस b की पावर -1, और dv/dx क्या है, dv/dx इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे जाएगी -1 आगे जाएगा, 2ax प्लस b -2, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 2a। तो इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई ज़रा मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन, यस, 2ax प्लस b की पावर -3 और -2a, ठीक है। सो नहीं, -3 और -2a, v dv/dx -1 n x की पावर n -1, सो 2a प्लस 2x प्लस b। मेरे ख्याल से ये सवाल आना चाहिए, एक प्लस माइनस का अंतर आ रहा है, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हमने 9-10 में बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो v = u प्लस at, हमने पढ़ा है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, t टाइम इलैप्स होता है, a एक्सेलरेशन होता है, s = ut प्लस हाफ at² हमने पढ़ लिया है, और v² = u² प्लस 2as पढ़ लिया है, और nth सेकंड की डिस्टेंस अपने पढ़ ली है, u प्लस a/2 इंटू 2n -1, ये भी अपने पढ़ लिया है। 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत काम के, और हम बार बार मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इनके पे सवाल लगाएंगे और इनके साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला v = u प्लस at,
ठीक है। तो जहां पर जो पैरामीटर दे रखा है वो जो जिस इक्वेशन में फिट बैठता है उसको हमें चेक करना होता है और उस समय निकालेंगे। ठीक है, ये कैसे आया, तो देखिए अगर ये सेकंड इक्वेशन मोशन से आया, ये टोटल टाइम की टोटल डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम में, ये डिस्प्लेसमेंट है उस एनएट टाइम में। मतलब मुझे मान लीजिए मैं अपने घर से ऑफिस गया, 10 सेकंड लगे, तो टोटल जो 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इससे निकालोगे आप। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लीजिए आपको 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप इससे निकालेंगे। ठीक है, ओके, आइए सवाल करते हैं। एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली दे रखा है, टाइम टेकन टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड विल बी। तो वही पहली इक्वेशन लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दे रखी है आपको 7.5 मीटर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका टाइम हो जाएगा v माइनस यू, 7.5 माइनस 2.5, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो 5 अपॉन 0.5 विच इज 10 सेकेंड्स। एक पार्टिकल जो स्टार्ट करता है 2.5 से, अच्छा ये वापस मेरे ख्याल से नहीं, अच्छा अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन सेम है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इन द फर्स्ट 2 सेकंड, डिस्टेंस पूछी हमसे, फर्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। यू दे रखा है अपन को 2.5 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है अपन को, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको लगा के फर्स्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है वापस, और ये क्वेश्चन जो वही आया है तो हमने पिछली बार करा था। ठीक है, अगर आपको मालूम हो तो एक क्वेश्चन था हमारा कि ये कार ऐसे गई है, फिर ये ऐसे गई है, ठीक है, और ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये वी मैक्सिमम तक गई। ठीक है, एक्सेलरेटेड रेट कांस्टेंट रेट अल्फा, अल्फा कांस्टेंट रेट अल्फा, यानी कि ये अल्फा दे रखा है और ये बीटा दे रखा है। ठीक है, आफ्टर वी डीएक्सेलरेट रेट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी सेकेंड, व्हाट विल द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमने यहाँ पर अगर आपको याद हो तो वी मैक्सिमम निकाल लिया था पिछली बार सवाल में, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये अपन निकाल लिया था, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा एंड बीटा नहीं है, सॉरी, ये कांस्टेंट रेट अल्फा है। कांस्टेंट रेट अल्फा मतलब इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो अल्फा है, और इसका जो स्लोप है वो बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा एंगल नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, पुराना डायग्राम याद रखना, ये अल्फा बीटा एंगल नहीं है, इसका जो स्लोप है वो अल्फा है, यानी कि ये वापस tan इनवर्स अल्फा हो गया, ये वापस tan इनवर्स बीटा हो गया, आप इस तरह से मान सकते हैं। तो v मैक्सिमम अपन ने पहले निकाल लिया था, अल्फा बीटा टी अपन अल्फा प्लस बीटा आया। अब हमसे टोटल डिस्टेंस पूछिए। अच्छा, टोटल डिस्टेंस हमने पहले भी देखा था कि xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, vt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, वो एक्सेलरेशन देता है। लेकिन vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें, vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो टोटल डिस्टेंस, अगर vt ग्राफ वेलोसिटी, vt ग्राफ का एरिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट देगा, अगर v स्पीड होगी तो उसका जो एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस देगा। तो हमें अगर जब भी एरिया निकालना होता है, जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी होती है vt ग्राफ से, तो हम इस पूरे का एरिया निकालते हैं। ठीक है, इस पूरे से एरिया निकालते हैं। हमें मालूम पड़ गया v मैक्सिमम कितना है, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये पूरा हो गया। तो हमें इसकी हाइट मालूम पड़ेगी, ये ट्राइंगल की अगर हमें पूरा का पूरा एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस कितना है t, हाइट कितनी है v मैक्सिमम, तो 1/2 ये इस ट्राइंगल का एरिया, यानी टोटल डिस्टेंस जो होगी, क्योंकि लीनियर मोशन ही है इसका, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। पहले कार एक्सेलरेट हो रही है, फिर कार डिस्सेलरेट हो रही है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही है जब तक कि वो रेस्ट पर नहीं आ जाती। कार वापस नहीं आ रही है, देखिए कार कैसे चल रही थी, अगर वो एक लाइन पे चल रही थी, यूँ चल रही थी, यहाँ तक तो एक्सेलरेट हुई, फिर इसके बाद डी एक्सेलरेट हुई, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, कार वापस नहीं आ रही है जब तक वो रेस्ट पर नहीं आ जाती। ठीक है, तो 1/2 टी इंटू वी मैक्सिमम, तो टी वी मैक्सिमम की वैल्यू होगी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा
अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। मेरे ख्याल से हाँ ये वाला सवाल आ गया आपका, है ना, ये वाला होगा। आइए और भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है। पैसेंजर स्टैंडिंग एट डी मीटर अवे फ्रॉम ए बस, द बस बिगिंस टू मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टू कैच द बस द पैसेंजर रन एट कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स द बस, द मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर टू सो दैट ही मे कैच द बस। तो आपका क्या हो गया कि पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और बस जो है वो यहाँ पर है, बस यहाँ पर है, ठीक है, ये बस यहाँ पर है। अब ये क्या है, पर्सन जो है वो डी मीटर अवे खड़ा हुआ है, डी मीटर अवे खड़ा हुआ है। बस बिगिंस टू मूव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देती है, रेस्ट से स्टार्ट कर देती है। टू कैच द बस पैसेंजर रन एट ए स्पीड v टुवर्ड्स द बस। तो पैसेंजर है v स्पीड से दौड़ना शुरू करता है इसे पकड़ने के लिए। मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर सो दैट इट कैन कैच द बस। अगर वो धीरे दौड़ेगा तो बस तो आगे निकल जाएगी। तो क्या होगा इस केस में, देखिए लेट्स से कि टी टाइम में बस को पकड़ पाता है, तो टी टाइम में ये जो बस होगी, ये बस कितना चलेगी, हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है इसकी, रेस्ट से चल रही है। हमने भाई सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दी ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले तो अपन बस निकाल लेते हैं, बस को टी टाइम में कितना चलेगा, बस इतना चलेगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बस चलेगी ए टी स्क्वायर बाई 2। अब इस आदमी को कितना चलना है भाई, बस तो ए टी स्क्वायर बाई 2 तो आगे निकलेगी, आदमी को ये डी मीटर भी कवर करना है और ए टी स्क्वायर बाई 2 भी कवर करना है ना। आदमी को कितना कवर करना है, आदमी को कितना कवर करना है, ये दोनों कवर करना है। यानी आदमी चलेगा, आदमी भी टी टाइम में चलेगा, आदमी भी टी टाइम में चलेगा, कितना चलेगा, वी टी चलेगा, और इसको कितना कवर करना होगा, डी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये समझ में आनी चाहिए, वी टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब तो कुछ भी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ही समझ आएंगे। आदमी को कितना चलना है, ये डी मीटर भी कवर करना है, और बस ने टी टाइम में जितना चला, बस ने जितना धोखा दिया इसको, बस तो भागी, ठीक है ना, तो बस जितना आगे चली प्लस ये डी मीटर, इस आदमी को कवर करना है, तो डी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, और ये आदमी v स्पीड से टी टाइम में कवर करेगा। अब तो इक्वेशन है, अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक की मदद से। हमने आपको क्वाड्रेटिक भी पढ़ाई थी, अगर जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत आती है वो एक बार मेरा क्वाड्रेटिक का लेक्चर भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सिखाया था, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पूछा भी क्या है, टाइम पूछा है, मैं मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर, अच्छा मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर सो दैट द इट में कैच द बस, है ना। अब ये हम सॉल्व करें इसको, तो ए टी स्क्वायर प्लस 2d प्लस इक्वल टू 2vt, और सॉल्व करेंगे तो इसको ए टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन बन गई है ना, ए टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि लगे इक्वेशन। अब हम इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला में मालूम है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो यहाँ पर ये t की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है, t की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो t की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो मैं लिख सकता हूँ t, इसके दो रूट्स हो जाएंगे, तो मैं t इक्वल माइनस 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 2v प्लस माइनस बी स्क्वायर 4v का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इसको देखेंगे, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि 4v स्क्वायर माइनस 8ad शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इनफैक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, टाइम 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं, ये डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो सकता है, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी कैन बी 0। तो 4v स्क्वायर माइनस 8ad, इसको हम बोल सकते हैं कि v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad, या v स्क्वायर v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2ad, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो v स्क्वायर v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad रूट 2ad, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। A body moving with a uniform acceleration describes 4 meter in the third second, 12 meter in the fifth second. The distance described in the next 3 seconds. तो यहाँ पर आपको nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, s थर्ड सेकंड दे रखा है आपको 4 मीटर इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। फॉर्मूला याद रखो, sn इक्वल टू होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। तो आप देखिए 3 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, तो s3 इक्वल टू 4 सेकंड, u की वैल्यू u आ गया a बाई 2, 3 की जगह n की जगह 3 डाल दिया, फिर क्या दे रखा है
12 मीटर 5 सेकंड में, यानी कि S5 इक्वल टू 12 मीटर, U प्लस A बाई 2, 2 इंटू 5 माइनस 1। आपकी दो इक्वेशन आ गई, मेरे ख्याल से इजीली हो जाना चाहिए। अब तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल से, ठीक है। क्या क्या आ गई, U प्लस, ये क्या हो गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5/2, U प्लस 5/2 A इक्वल टू 4 हो गया। ये U है, ये 4 है, मेरा ये थोड़ा डिफरेंट बन रहा है, ऐसे बना देता हूँ, ये U, ठीक है। यहाँ पर भी ये U है, ये हो गया 10 माइनस 1 यानी कि 9/2 A इक्वल टू 12। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, ये दो वेरिएबल आ गए U एंड A, इसको हम निकाल लेंगे। और जब हम इसको निकाल लेंगे तो डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड, डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द 3 सेकेंड निकालनी है। 3 सेकेंड का मतलब हो गया, अच्छा हाँ, अब डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द 3 सेकेंड में निकालनी है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि इस समय इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो पहले तो हमें v इक्वल टू यू प्लस 80 से 5 सेकंड के बाद इसकी u, अच्छा ठीक है, ओके। हम एक और काम कर सकते हैं, हमारे पास u और a आ गया, ठीक है। हम 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, वो निकाल लेंगे ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से। t इक्वल टू 5 डाल के आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया S5, फिर आप S8 निकाल लीजिए, वो हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, t इक्वल टू 8 पुट करके। आपको नेक्स्ट 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप कर देना S8 माइनस S5, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थोड़ा टाइम कम है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, पर पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, स्टेप्स समझा दी, ओके। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्सेलेरेट यूनिफॉर्म नहीं, एक्सेलेरेशन दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर, और डिस्टेंस आपको दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी 7.5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये v दे रखा है, ये u दे रखा है, a दे रखा है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ये मेरे ख्याल से कैलकुलेशन वाली बातें हो जाना चाहिए। एक अच्छा सवाल है, a particle starts from moving from position of rest under a constant acceleration. It travels a distance x in t second. The distance it will travel in t second. The distance it will travel in next t second. अच्छा, पहले x t सेकंड में तो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो अगले t सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा सवाल है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट करता है तो ये भैया तो 0 हो गया, और ये हो गया x डिस्टेंस ट्रेवल करता है शुरू के एक सेकंड में, x इक्वल टू हो गया हाफ 80 स्क्वायर। पहली इक्वेशन, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा क्या बोलता है, अब बताओ ये नेक्स्ट t सेकंड में कितना चलेगा। अब नेक्स्ट t सेकंड में, तो यहां से स्टार्ट किया इसने, ठीक है, यहां पर इसका रेस्ट था, ठीक है, यहां पर चल लिया ये x, और यहां पूछा है ये t सेकंड में x चल लिया। अब पूछा है कि अगले t सेकंड में टोटल कितना चलेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर तो इसका u 0 था, लेकिन यहाँ पर इसका जो u होगा ना वो 0 नहीं होगा। यहाँ पर इसका u, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाली तो मैं यहाँ पर u मालूम होना चाहिए, तो इसका u कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो u तो इनिशियली 0 था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a इंटू टी, यानी कि यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 80 हो जाएगी। अब अगर 80 इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है और a एक्सेलरेशन है तो t टाइम में कितना चलेगा निकाल लेंगे। s इक्वल टू अगेन यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अच्छा u 0 नहीं है, अब समझ में आया, u 0 नहीं है अब, तो u हो गया, मान लीजिए कि ये x डेक्स चला है ना, ये x डेक्स चला, हमें x डेक्स और x में रिलेशन ही पूछना है, सिंपल सी बात है। तो u तो हो गया a t, और अगेन एक t भैया तो है ही सी, u t, u, अब जो इस पहले वाले की फाइनल स्पीड थी वो सेकेंड इंटरवल में इनिशियल स्पीड बन जाएगी 80 इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज 3/2 80 स्क्वायर। अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो एक्स डैश इक्वल टू 3x, ये कंपैरिजन कर लीजिएगा। 80 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू x है, हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू x है ना, तो इसकी जगह x रख दिया तो एक्स डैश इक्वल टू 3x हो गया। अच्छा सवाल है, चलिए बस आई थिंक दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बहुत है, और आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।